नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास एक कहानी है जो पूरे देश को सुननी चाहिए, जिनके नेतृत्व से जुड़ी हुई है देश की तकदीर। दुनिया कहती है भारत का कर्मवीर, जिनके पास बरसों पुरानी समस्याओं का हल है। लाहौल स्पीति के सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी आज सरकारी नल है, जिनकी बदौलत करोड़ों घरों में उज्ज्वला की रौनक आई है। विरोधी भी मन ही मन कहते हैं वो हस्ती करिश्माई है, जिनके होने से करोड़ों की उम्मीद बढ़ती है। बड़ी बड़ी योजनाओं से छोटे घर की बेटी भी पड़ती है। कश्मीर में आतंकवाद अब हर रोज हारता है। मोदी का नया भारत अब दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। वही चेहरा चुनावी रण में बीजेपी का खेवक है। उनके समर्थक सिर उठाकर कहते हैं, देखो एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधान सेवक है। बताइए ये किसकी कहानी है, बता सकते हैं आप? जी हां, नरेंद्र मोदी की ये कहानी है। आज इस मंच पर 5 संपादक नहीं है, बल्कि 5 भारतीय हैं। देश की 5 जानी मानी हस्तियां हैं, ऐसी हस्तियां जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, परमार्थ निकेतन के आश्रम प्रमुख स्वामी चिदानंद, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी मेरे साथ हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतिहास काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर सैयद खालिद नकवी साहब उल हुसैनी साहब भी हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सुधांशु जी, सवाल शुरुआत में आप ही से करूंगा। 3 दशक से ज्यादा का आपका राजनीति में कार्य कर चुके हैं आप। आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी को देखा है, कल्याण सिंह को देखा है। नरेंद्र मोदी में क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है। जब मोदी जी विदेश में गए और उनसे पूछा गया कि इतने वर्षों में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, और आप अभी देखिए G20 शुरू होने से पहले आसियान समिट में जाते हैं मॉर्निंग में, और रात में लौट के आ जाते हैं जकार्ता से, और रात में आते ही G20 की समीक्षा बैठक करते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख रहे हैं कि वो सारे राष्ट्राध्यक्षों को जिस ढंग से रिसीव कर रहे हैं, और पूरे आपने 2 दिन तक जिस ढंग का देखा, तो उनसे पूछा आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और पुनः देश की सेवा में लग जाता हूं। तो एक अंतर यह है कि वो भारत की राजनीति के एक ऐसे अनोखे नेता हैं जो लोकप्रियता के पैमानों में 75 वर्षों में सबसे लोकप्रिय, वो तो एक पक्ष है, मगर जिनको फूलों के हार से ज्यादा लोगों ने अंगारों के हार दिए, मगर उन अंगारों के हार को भी धारण करके नया इतिहास और नया विकास और नई संरचनाएं बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो एक पंक्ति कहता हूं जो मोदी जी के लिए, कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। सुधांशु जी, लेकिन आलोचनाओं की बात करें तो अटल जी, आडवाणी जी से लेकर के कल्याण सिंह तक आलोचनाएं तो उनको भी झेलनी पड़ी। फिर उनमें और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या है? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है, आलोचनाएं हुई, परंतु आप ये बताइए किसके लिए कहा गया, मत कोट अनकोट मर जा मोदी, बोटी बोटी काट डालेंगे, मौत के प्रकार, जो शब्द कहने अच्छे नहीं लगते, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, और जाने क्या क्या और क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे लगता है इतने अपशब्दों के बाद भी अविचलित रह के भारत मां की सेवा में लगे रहना और विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचना कि आज G20 कंट्रीज में हमारी ग्रोथ रेट 7.8% है, जो पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में मैक्सिमम है। आज तक भारत के इतिहास में कभी वो दौर नहीं आया जब हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज में नंबर 1 पे, और दूसरा 50 करोड़ लोग जनधन अकाउंट से जुड़े, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ग्रास रूट पर भी देश को सबसे ऊंचाई पे ले जाना और शिखर पे भी सबसे ऊंचाई पे ले जाना। और ये सब कुछ कब? दुनिया कुछ भी कहती रहे, जिसे एक पंक्ति और कह दूं, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है जी, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। यह मोदी जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त
लगती है। सुधांशु जी, निर्माण तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं और निर्माण उन्होंने बीजेपी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना करके भी किया। लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर नरेंद्र मोदी अभी राजनीति में नहीं होते तो बीजेपी की स्थिति क्या होती? मान्यवर, जिस व्यक्ति ने अपनी किशोरावस्था में ही संपूर्ण जीवन समाज को देने का संकल्प लेकर जब वो प्रचारक बने थे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जिनके जीवन का लक्ष्य था स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आज का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, वो कैसे सोच सकते हैं आप कि वो नहीं होते तो क्या होता? जिसने अपनी समस्त मधुर मनोभावनाओं की आहुति दे दी देश के लिए, तो मेरे विचार से वो तो एकाकार होकर संगठन, पार्टी और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी, आपसे बहुत गंभीर सवालों के साथ मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी का योगदान क्या है? मुझे लगता है कि उनका खुद का जीवन भीतर से उस हिंदुत्व को, उस सनातन धर्म को जीता है, क्योंकि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। वो शासक नहीं है, वो साधक हैं। व्यक्ति को दूसरों पर शासन नहीं करना है, बल्कि खुद पर शासन करके फिर एक अनुशासन कायम करना है। और वो देन है इस सनातन की, इस धर्म की, जो ये नहीं कहता कि दूसरों पे कंट्रोल करो, बल्कि अपने पर संयम करते हुए पूरे विश्व पर उस संयम के प्रभाव से आप निश्चित रूपेण पूरे विश्व को जीत सकते हैं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। और मैं देखता हूँ इतना ही नहीं, इसके माध्यम से भी अब एक योग करने वाला एक ऐसा योगी जब पहुँचता है पहली बार, मैंने तो उनको जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, वे 14 दिन ऋषिकेश में आकर रुके, मैंने उनकी उस साधना को देखा है। कितने सिंपल, कितने सादे, व्हाट ए मैन। मुझे तो लगता है भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहली बार जब वो अमेरिका पहुंचते हैं और यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने पहला हिंदी में प्रवचन दिया, बोला योग को लेकर, वो अलग बात में आऊँगा, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका पहला जो उद्बोधन हुआ वो था मेडिसन स्क्वायर में। हज़ारों लोग थे, कई दिन पहले टिकटें ख़त्म हो गई। ये पहली बार था। मैं तो लगभग 50 साल से पूरे विश्व में जा रहा हूँ, 45 साल से पूरे अमेरिका को देखा है मैंने, रहा हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं पर भी पूरे विश्व में ऐसा सम्मान नहीं हुआ जो मैंने वहाँ देखा। वो शुरुआत थी, लेकिन हुआ क्या? वहाँ हुआ ये, जैसे ही वे आए और राष्ट्रगान के लिए जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, अमेरिकन राष्ट्रगान भी हुआ, अमेरिकन सांसद थे, अमेरिकन बड़े बड़े अधिकारी थे, सब थे। जैसे ही भारत का राष्ट्रगान हुआ, उसका जो गौरवमय क्षण हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे, मुंह से शब्द निकल रहे थे लेकिन आंखों में आंसू थे, लोग उस भाव से भर गए। लेकिन द मोमेंट आई केम आउट, द मीडिया आस्क्ड मी फर्स्ट थिंग, ही सेड कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपेंड टुडे? मैंने कहा, टू मी in one line I should say India happened today, Madison Square became a Madison Square। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जिस प्रभाव के साथ भारत को रखा, खुद को नहीं रखा, भारत को रखा, भारतीय संस्कृति को रखा, उसके एक दिन पहले योग को रखा, ये उसी का प्रभाव है मैं समझता हूँ, जिसको वो खुद जीते हैं। धर्म केवल मंदिरों और मस्जिदों में और चर्चों में केवल पूजा करने के लिए नहीं, धर्म जीवन का एक ऐसा अंग है जिसको उन्होंने जिया। पर स्वामी जी, अब जब धर्म की बात हम करते हैं, हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं, 2014 से हमने ये सुनना शुरू किया कि हिंदू अब जाग जाएगा, हिंदू अब जाग जाएगा, और अब कुछ वक्त हम सुन रहे हैं हिंदू जाग गया है जी। 75 साल से हिंदू सो रहा था जो अचानक जाग गया है जी। देखिए, ऐसा नहीं कि हिंदू सो रहा था, बात यह है कि लोगों में जब शासक जिस तरह के, आपने देखा होगा पिछले शासनों में कैसे तरह लोग बात करने में भी डरते थे। अरे छोड़ो यहाँ की बात, वो एक ऐसे इंसान हैं जो दीवारों को तोड़ते हैं, दरारों को भरते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से, जो मंत्र हमें हजारों साल पहले मिले। क्योंकि शासक जब चलता है, देखा नहीं, गए संसद में तो जाके कैसे प्रणाम किया, मंदिर में हो या संसद में हो, उन दोनों जगह पर उन्होंने देखा उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र की चाहे बात विकास की बात संसद से होती हो या विरासत की बात उस मंदिर से होती हो, विरासत हो या विकास हो, साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
उन दोनों को अर्थ की हो या फिर अध्यात्म हो, जितना उन्होंने जोड़ा है और निसंकोच जोड़ा है, बिना शर्म के जोड़ा है, बिना संकोच के जोड़ा है। कुछ नहीं सोचा कि भारत का प्रधानमंत्री जाकर हिंदी बोलेगा, भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करेगा। स्वामी जी, यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, तो क्या अब मिशन क्या है? क्या अब हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन है? ये जो हम हिंदुत्व कर रहे हैं, अब मिशन क्या है? अगला हिंदू राष्ट्र बनाना है? देखिए, बात केवल इस मिशन के हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र है ये, हमें केवल समझना है उसको। यह नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबको साथ लेकर चलने की बात हो। हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम है क्या? जहाँ सबका सम्मान और सब है सम्मान, और यही अपना संविधान है। संविधान को भी साथ रखते हुए और साथ साथ समानता के इन सब मंत्रों को साथ चलते हुए जो धर्म चलता है, वो है हिंदू धर्म, वो है सनातन धर्म। नहीं तो आप देख लीजिए ना, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ, पूरे विश्व में आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात, अफ्रीका के सब देशों को मैंने देखा है, उन 55 देशों के उस संघ को चले थे G20 को लेकर, लेकिन यही भारत की विशेषता है, वो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। G21 होके गए और ये यात्रा G20 से शुरुआत हुई है, एक दिन देखेगा ये G20 से G ऑल की यात्रा होगी। सुधांशु जी, आप हाथ उठा रहे थे, हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं वो तो कहते हैं कि बाकी लोग पाकिस्तान की तरफ चले। देखिए, जो हिंदू जाग गया वाली बात ये थी, आप इसको ऐसे समझिए, ये वो देश है जिसपे 327 बीसी में अलेक्जेंडर आक्रमण करता है। 2300 साल जिस देश ने आक्रमण झेला हो, ग्रीक, हुण, शक, पार्थियन, तुर्क, मंगोल, अरब, फ्रेंच, डच, अंग्रेज। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा हो और आक्रमण होना बंद हो जाए तो भी उसको कुछ मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। अगर आपको भयंकर बीमार कर दिया जाए तो बीमारी ठीक होने के बाद की बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में कुछ दिन लगते हैं। उसी ढंग से 47 में गुलामी खत्म होने के बाद 1 से 1.5 पीढ़ी लगती है उस मानसिकता से बाहर आने में। तो 1990 के आसपास, जब आजादी के 40 साल पूरे हो गए थे, तो श्री राम जन्मभूमि का जो विषय आया था, इसने पहली बार उस मानसिकता से बाहर निकाल का काम किया था, उस रुग्ण मानसिकता से। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, जो आपने कहा था ना, जागा, अब जागने के बाद उठ के खड़ा हुआ। चलिए नकवी जी, सुधांशु जी कह रहे हैं हिंदू तो जाग गया है, इस देश में मुसलमान भी जाग गया है। जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जिस गांव से, गुजरात से आते हैं, उसी ज़िले से और उसी तहसील से मैं भी हूँ, वडनगर से। मैं ऊंझा से हूँ, मोदी जी जो है वडनगर से हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व में सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाएगी कि इतनी छोटे सी जगह के ऊपर और कोई पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं, इनकी जो फैमिली थी वो कोई पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं रखती थी, फिर भी आज उनके अंदर और उनकी ऊर्जा ने जहां इनको पहुंचाया, पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते और फिर भारत के, और भारत के बनने के बाद इनको, मैं जहां तक सोचता हूं, मोदी जी को एक बंधन में ना बांधें। ये नेता ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमान के हैं। पर मुसलमान को मिला क्या, मैं ये जानना जी 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 जी, मैं इस पे आ रहा हूँ। ये वो शक्ति है, ये वो ईश्वरीय शक्ति हमको प्राप्त हुई है भारत को, कि जिसका गुणगान अगर आज इनके खिलाफ लोग जो बोल रहे हैं उनको भी अब कबूलना पड़ेगा G20 के बाद, कि शक्ति है इस इंसान के अंदर, कुछ करने गुजरने की शक्ति है, और उन्होंने कर दिखाया। और मुसलमानों को क्या मिला सर? मुसलमानों को एक सच्चा इंसान मिला, और सच्चाई इस्लाम का प्रतीक है। तो इस इंसान ने सबसे पहले इस्लाम की जो इस्लाम के नाम से भारत में 3 तलाक कुर प्रथा थी, वो ख़त्म कर दी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने 3 तलाक को ख़त्म किया, उसके बाद तो उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। क्या किसी कुरीति को मिटाना सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? सर, G20 को लेकर भी अभी जो है बातें गलत हो रही है, कुछ दिन बाद गुणगान होंगे, तो उसी तरीके से जो है वो 3 तलाक की बात कर, हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ। तो वो देखिए, हर चीज़ का कुछ दिन बाद बेनिफिट पता चलता है। अच्छा, जो खिलाफ थे, इन्हें पूछा जाए कि आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी माँ या आपकी बहू के साथ अगर ये होता तो आप क्या कहते? ये तो जिसके साथ बीतता है उसे पता चलती है। और इस्लाम के नाम से एक और प्रथा थी, जबकि कई इस्लामी देशों में इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। कहीं इस्लामी देशों में ये प्रतिबंधित है, कहीं इस्लामी देशों ने इसको प्रतिबंध किया है। और भारत में ये करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिसके पास खुद की विचार शक्ति ना हो और एक दृढ़ ताकत ना हो, तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। 70 सालों में कई सरकारें नहीं, ऐसा डिसीजन किसने लिया?
सिर्फ मोदी जी ले सकते थे। लेकिन दीपक वोहरा जी, आप कई देशों में राजदूत रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, विदेश नीति को आप ए से लेकर जेड तक बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कई देशों में आप प्रधानमंत्री के सलाहकार भी हैं। बतौर प्रधानमंत्री की विदेश नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर पार्टिसिपेट करने का। आप तो हमारे बेस्ट एंकर हैं। आपका चैनल इज़ द बेस्ट इन एशिया। और फिर ये जो 4 महारथी, क्षमा कीजिएगा, मेरे साथ पैनल पे बैठे, इनका ज्ञान और जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। 72 साल की मेरी उम्र है, अभी भी बहुत हैंडसम हूँ और मेरा मरने का इरादा नहीं है, अभी काफ़ी देर रहूँगा। मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे फ्रांस गया था 1975 में, जब आपके डैडी मम्मी का भी जन्म नहीं हुआ था। $12 मुझे अलाउड थे उस समय, और वहाँ जाके हैरान होते थे, देखिए क्या क्या यहाँ मिलता है, यहाँ तो सब चीज़ें फ्री हैं, यहाँ पे लाइन नहीं लगती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मेरे परिजन, मेरे दोस्त, जब मैं छुट्टी पे आता था, भाई एक 2-in-1 ले आओ, एक कमीज़ ले आओ, एक जूते ले आओ, एक पेन ले आओ, ये चीज़ें मांग किया करते थे। उसके बाद फिर मैं वियतनाम गया वहाँ से, और वियतनाम में क्योंकि हम उनके मित्र थे, हम उनको बहुत सी चीज़ें दे रहे थे, तो देखा कि भारत की छवि वहाँ पर बिल्कुल अलग थी। यूनाइटेड स्टेट्स में सर्व किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन सर, इतना आपको बता सकता हूँ कि जब से ये व्यक्ति आया है, सिंस ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की छवि चंद्रयान से, विक्रम 1 से, सारे सितारों से ऊपर चली गई है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सर, मैं अभी जब मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से जहाज़ में जा रहा था, वहाँ सिक्योरिटी बड़ी कड़ी होती है, तो वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, और मैं अपने गले में रुद्राक्ष पहनता हूँ, जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है, मक्का की मट्टी है, सब धर्मों की चीज़ें पहनता हूँ। तो ये जब आर्क में जाता है, मेटल डिटेक्टर पी 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 करने लगता है, तो वो ऑफिसर कहने लगा, सर मुझे पैट करना पड़ेगा, छू के देखना। मैंने कहा देख लीजिए। फिर कहता है आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा जी मैं तो इंडिया से। ओ यू आर एन इंडियन, आई डोंट नीड टू सर्च यू, जाइए आप हिंदुस्तानी हैं। और मेरी एक पत्नी है 40 साल से, अभी दूसरी नहीं है मेरे पास। और फिर हम दोनों अमेरिका में थे, मेरा बेटा वहाँ रहता है, उसको 30 साल हो गए। तो मुझे कहता है डैड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। वो इतनी इज्जत करते हैं भारतीयों की कि दिल खुश हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया था G20 का, आपको बता देता हूँ हेडलाइंस अमेरिकन मीडिया में, सोशल मीडिया में देख लीजिएगा क्या क्या वो लिखते हैं। पहले लिखते हैं मोदीज मोमेंट, फिर लिखते हैं इंडियाज राइज एंड राइज, फिर कहते हैं न्यू दिल्ली को द वर्ल्ड्स कैपिटल, मोदी को कहते हैं नवाब ऑफ नेगोशिएशन, किंग ऑफ कंसेंसस। जब ऐसी तारीफ वो लोग करने लगे तो मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया, और फिर मैंने नई पतलून खरीदी, बिल आपको भेज दूंगा, और पेमेंट भी उसकी मैंने यूपीआई से की थी वहां पर न्यूयॉर्क में। दीपक जी, लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल महत्वपूर्ण है। हम अपने दोस्तों को बदल रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रूस के साथ हमारी दोस्ती हमें पता थी, लेकिन अब हम पश्चिमी देशों के करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हम अपनी दोस्ती बरकरार रख रहे हैं। जो हमारे दोस्त थे, नए दोस्तों के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। ये जीरो सम गेम नहीं है। हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, ये तो छोटे विचारों के हैं। जिनके बड़े विचार हैं स्वामी जी की तरह, वो कहते हैं सारी दुनिया, जो महाउपनिषद में कहा एक परिवार है, वासुधैव कुटुंबकम, ये सब बात इसकी कर रहे हैं। और सर एक चीज़ आपसे इतना और जिक्र करना चाहता हूं कि इस साल 2023 में जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल समिट किया था 125 देशों का, विकासशील देशों का, और सब ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। हमने उनसे कहा सर मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत देर से हूँ, यूएन में कई बार मीटिंग्स में गया हूँ, ये छोटे छोटे देश अफ्रीका में जहाँ पर मैं विशेष सलाहकार हूँ, उनकी आवाज़ पहुंचती तो है संयुक्त राष्ट्र संघ तक, पर कोई सुनता नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी बोला मैं आपका राजदूत बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, दीपक वोहरा नहीं, पीएम साहब, और हम आपकी आवाज़ वहां पर उठाएंगे। और इन लोगों ने, कई लोगों ने मुझसे ये कहा इन देशों से कि थैंक यू इंडिया, आपने हमारी आवाज़ उठाई है। उसके बाद बोले थैंक यू इंडिया, आपने हमें G20 में शामिल किया है। और फिर मुझसे कहने लगे कि नरेंद्र मोदी एंड इंडिया इज आवर चॉइस एज पार्टनर। मैंने कहा यही है राइट चॉइस बेबी। दीपक जी, लेकिन ताली बजाइए। बहुत आपके जो शब्द हैं वो निश्चित तौर पर उस कूटनीति को, उस विदेश नीति को बड़ी एक अलग तरीके की ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन एक नीति जो खास तौर से चर्चा करने वाली है वो है पाकिस्तान को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी वो ये कि
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को लगातार उसका जो पर्दाफाश है भारत करता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार भी करती रही है, पिछली सरकारें भी करती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। वो कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ हमने उसके वस्त्र नहीं उतारे हैं, सारी दुनिया ने किया है। अमेरिकी गए थे वहाँ पर, फिर हट गए, फिर चले गए, फिर हट गए। सर, उसके बारे में पूरी दुनिया में जानते हैं। When you speak of आतंक, you are speaking of पाकिस्तान। इससे बड़ी चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ, सारी दुनिया ये जानती है। और फिर जब कई बार यूनाइटेड स्टेट्स में ये होता था कि मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाता था, मेरे ग्रुप में कई सेनेटर्स थे, रिटायर्ड कांग्रेसमैन थे, डिप्लोमेट्स थे, जर्नलिस्ट थे, एकेडमिक्स थे, सब यही कहते थे कि रियली इंडिया यू हैव रीच्ड अ लेवल वेयर नोबडी कैन इग्नोर यू सर, बिकॉज यू आर नाउ नॉट जस्ट, आप केवल विकासशील देशों के नेता नहीं हैं, आप पूरी दुनिया के नेता हैं। यू आर नंबर वन। अब ओम उपाध्याय जी, आप इतिहासकार हैं, इस देश का इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे याद रखेगा, इसकी आप थोड़ी भविष्यवाणी कीजिए। भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि समाज, राजनीति, शिक्षा और संस्कृति, इसके ढांचे में जो आमूल चूल परिवर्तन है, उसका साहस दिखता है, उसका दम दिखता है, और जो 9 साल का कार्य है वो इतिहास में निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। देखिए, 12 मार्च 2021 को जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई अहमदाबाद से, तो मैं एक पंक्ति, एक श्लोक जो उन्होंने उद्धृत किया, उसका फ्रेज उन्होंने, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, जो यजुर्वेद के रुद्राध्याय का ये श्लोक है, इसका जो मृत्योर मुक्षीय मामृतात् अपने भाषण में कहा, इसके मायने जब मैंने एक बड़े इतिहास के साधारण से विद्यार्थी के रूप में सोचना शुरू किया कि मृत्यु से अमरत्व की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर हमें बढ़ना है, और ये केवल एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के जितने आयाम हैं, जो हमारा विषाद, हमारा दुख, हमारा मृत्यु का कारण था, वो रह गया था, उस विष का प्रतिकार करके हम अमृतत्व की ओर बढ़ें, इसका साहस जीने का नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। दिनकर की पंक्तियां याद करूं तो बहुत सटीक बैठती हैं उनके ऊपर कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी उस भाव के साथ दिखते हैं, और निश्चित रूप से जो इतिहास में उनके दर्ज होने की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो रहा है। ओम जी, लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना विवाद इतिहास को लेकर के पिछले 9-10 साल में हुआ, उतना देश में कभी नहीं हुआ। दक्षिणपंथी, वामपंथी, इतिहास की किताबें बदली जाना, इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ वजह होगी। इतिहास लेखन बहुत विकृत तरीके से हुआ था। देखिए, हमने दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद के जो 7-7.5 दशक थे, उसमें जो यूरोपीय मानसिकता थी, जो यूरोसेंट्रिक विचार था, कहीं ना कहीं वही आगे बढ़ाया, और कई बार तो मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा खराब तरीके से आगे बढ़ाया। इसलिए उस इतिहास की विकृतियों को, ताकि हमारी नई पीढ़ी को कम से कम अपना सच्चा इतिहास तो पता चल सके। ओम जी, विकृति कैसे थी? तथ्य, इतिहास तथ्यों पर होता है, तथ्यों आधारित पर होता है, नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है, फिर आप उसको कैसे मान लेते हैं कि ये जो पढ़ाया जा रहा था वो गलत था? हो सकता है आपका नजरिया देखने का ये रहा हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि एक बड़ा इतिहासकार है, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, इतिहास दर्शन, विदेशी इतिहास दार्शनिक है, उसने कहा कि इतिहास के तथ्य किसी मछुआरे के पाटे पर पड़ी हुई उस मछली की तरह से हैं, जिसे आप अपने घर लेके जाते हैं, आप तय करते हैं कि कौन सा मसाला उसमें लगाया जाए, कौन से तेल में उसको भुना जाए, और उसके बाद उससे क्या स्वाद निकले। इसलिए बहुत खतरनाक तरीके से सारे मसाले, सारे जो उसमें अवयव यूज किए गए थे, वो विदेशी थे। कोई उदाहरण आप दे सकते हैं जो गलत पढ़ाया जा रहा था और अब सही किया गया? ऐसे सैकड़ों हैं, मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद एक कम से कम आप बताएं तो एक तो दे ही दूं जी। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बताएं तो यहाँ ये मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है जी, मध्यकाल का जो पूरा इतिहास है, वो आक्रांताओं का इतिहास बताया गया। हमें मुगलों को और सल्तनत के सुल्तानों को जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया और अपने गौरव के बिंदुओं को दरकिनार किया गया, हमारे देश में अकबर की महानता बहुत ठीक तरीके से प्रमाणित करने की कोशिश की गई, जिसने
चित्तौड़ के किले में 30,000 स्त्रियों और बच्चों का नरसंहार किया था, लेकिन महाराणा प्रताप की महानता इस देश में प्रश्न चिन्ह के घेरे में चली गई। हमारे यहाँ मुगलों को ठीक से पढ़ाया गया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के वैभव को हमारे बच्चों को नहीं बताया गया, विद्याधर चंदेल को नहीं बताया गया, दाहिर के पुत्रियों के शौर्य को नहीं बताया गया, हमारे यहाँ लक्षित बड़फुगन के शौर्य से वंचित रखा गया। ऐसे हजारों उदाहरण है साहब। विद्याधर चंदेल हमें नहीं पढ़ाया जाता, ललितादित्य मुक्तापीठ हमें नहीं बताया गया। तो इस तरह से सैकड़ों ऐसे विकृतियां जिनको ठीक किए जाने की जरूरत थी वो नहीं की गई, जिस पे अब लगातार काम हो रहा है। सुधांशु जी, अब अगला सवाल मेरा आप ही से है और इसी विषय को लेकर है। आपकी सरकार पर एक ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आपकी सरकार किसी का कद बढ़ा देती है और किसी का कम कर देती है। नेहरू का कद कम कर दिया, पटेल का कद बढ़ा दिया, अकबर का कद कम कर दिया, महाराणा प्रताप का बढ़ा दिया, सावरकर के विचार ऊपर हो गए, गांधी के विचार कम कर दिए। देखिए, बढ़ाया नहीं कद। सरदार पटेल का तो कद सबसे ऊंचा कर दिया। दुनिया में टॉलेस्ट स्टैचू सरदार पटेल जी की मूर्ति है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां गया नहीं। कहते हैं हमारे नेता हैं, मगर मोदी जी ने सबसे ऊंची इमारत मूर्ति बनवा दी तो वहां जाना नहीं है। सुधांशु जी, हमने किसी का कद नहीं छोटा पटेल किया। जी का कद निश्चित तौर पर बहुत ऊंचा है, उनकी बहुत ऊंची मूर्ति लगी, पर इसीलिए नेहरू का कद क्यों उनको छोटा? कांग्रेस के रिजीम में कभी भारत रत्न नहीं मिला। नेहरू का कद क्यों छोटा करना पड़ गया आपको? कद कौन छोटा करने की बात कर रहा है? हर बात जो भी अब इस देश में कुछ भी ऐसा होता है, आपकी पार्टी हमेशा कहती है तो नेहरू की वजह से हो रहा है। बता रहा हूं क्या है कि एक आदमी का कद इतना बड़ा है और जो लोगों का कद बहुत बड़ा बड़ा था उन पे पर्दा डाल रखा था। हमने किसी का कद छोटा नहीं किया, पर्दा हटा दिया है। अब जनता अपने आप पढ़ के निर्णय ले रही है कि कौन बड़ा था, कौन ऊंचा था, सारी बात। अभी जो इतिहास के जिस विषय में बताया, तो मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा। देखिए इतिहास में कैसा नैरेटिव हमारे दिमाग में भरा गया। यह कहा जाता है आप इतने अच्छे थे तो 2000 साल तक क्यों आप पे आक्रमण होता रहा, 1000 साल गुलाम क्यों रहे? ठीक है साहब, मान लिया। अगर हम 1000 साल गुलाम रहे तो भी सारी बुराइयों की जड़ हमारे अंदर है। मतलब हर गलत चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि हम रूल ही नहीं कर रहे थे। यानी रूलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो प्रताड़ित है वही गलत है। विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम। तो फिर इसका मतलब हम गुलाम नहीं, गुलाम तो थे, क्योंकि तुम्हें साबित करना है कि तुम गुलाम थे ताकि दिमाग में गुलाम। तो फिर हम कैसे अपना निर्णय ले सकते हैं? हम निर्णय लेने को स्वतंत्र ही नहीं थे, तो आपने कैसे कह दिया ये बुराई वो बुराई सब? नहीं, वो बुराई भी तुम्हारे अंदर है। ये पैराडॉक्स आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए BS नायपॉल, जिनको की नोबेल प्राइज मिला है 2003 में, उन्होंने किताब लिखी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। आपने एक एग्जाम्पल कहा था, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, ठीक, वो कहते हैं अलेक्जेंडर जीत गया, फिर उसने पोरस को छोड़ दिया, और मगर उसके बाद उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो वापस लौट गया। यही कहानी बताई जाती ना। चलिए, हम तो कहते हैं सिकंदर हारा था, क्योंकि किसी भी राजा को छोड़ने की परंपरा उनकी नहीं थी। मैसिडोनिया से पर्सिया तक जिसको जीता उसका सर तन से जुदा कर दिया। यहां कैसे हो गए? हारा होगा, लौट गया। पर कोई बात नहीं, हारा या जीता दोनों में वो वापस भागा ना। तो कहावत क्या सुनाई जाती है? जीता वही सिकंदर। होना क्या चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। क्योंकि कोई जीतने वाला माने या हारने वाला माने, दोनों मानने ना भाग गया। अब देखिए, जो डर के भाग गया अगर ये माने जीत गया, तो जो हार के भाग गया अगर माने हार के चला गया तो। मगर हमारे बच्चों के दिमाग में कैसा भरा हुआ है कि सिकंदर कितना बड़ा विजेता था। और एक और बात कहूं, तो इसके जिम्मेदार भी नेहरू ही हैं, जो जीता वही सिकंदर के। किस चीज के जिम्मेदार है वो मैं बताता हूं। आज बच्चों से पूछिए, और क्या उनकी हिस्ट्री में सब लिखा है किताबों में, उसके जमाने में पढ़ाया गया, फैक्टरिंग पढ़ाया गया। सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख ही नहीं भारतीय इतिहास में, उपाध्याय जी, कोई उल्लेख नहीं भारत के इतिहास में। यह ग्रीक्स ने लिखा, उसके बावजूद। खैर, अब मैं एक और फैक्ट बताता हूं। देखिए कितने मजेदार ढंग से हमारे दिमाग को, युवा पीढ़ी है आजकल, युवा पीढ़ी तो प्यार मोहब्बत की बातें बहुत भाती हैं। जब कोई बात आती प्यार मोहब्बत की तो क्या याद आता? लैला मजनू, शीरी फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही बताया था। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक वो थे जिनमें एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीबी रही हो। आधा दर्जन से कम ऑफिशियल बीबियां नहीं, और किसी के हरम में 200 से कम औरतें नहीं। और वो लोग निष्ठावान प्रेम के प्रतीक। उनकी गलती क्या? हमारी पीढ़ी में, वोरा साहब की पीढ़ी में भी वही 3 पीढ़ी से पढ़ाया गया है और हमें वही याद आता। और इतना ही नहीं, शेर और शायरी भी वही बताई जाती है। मतलब आप सोचिए, दिस इज एजेंडा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लैला मजनू की जो कहानियां हैं वो भी नेहरू ने ही आगे बढ़वाई? ना, मैं ये कह रहा हूं फैक्ट को कैसे छुपा कर आगे बढ़ाया गया। जो अभी उपाध्याय जी ने कहा कि उनको महिमा मंडित कर दो, और जिन लोगों ने रियल में सैक्रिफाइस किया उनको पीछे कर दो।
किसी के व्यक्तित्व को, किसी के कद को कम करने का प्रयास किया गया, ऐसा कतई नहीं हो रहा है, ऐसा कतई आज भी नहीं हो रहा है। आप लेकिन मुगलों को हटा तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुगलों को ज्यादा पढ़ा दिया गया और हमारे जो हिंदू ऐसा हुआ है, तो हम केवल संतुलित कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया का एक देश बताइए जहां विदेशी आक्रमणकारी हो रहा है। मेरा आप दोनों से सवाल यह है कि अगर आप अकबर को हटा देंगे तो इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि महाराणा प्रताप कितने महान थे? नहीं, हटाने की जरूरत ही नहीं है, उनको सही पर्सपेक्टिव में सही तरीके से बताया जाना जरूरी है, उनको संतुलित और सत्यपरक तरीके से बताया जाना जरूरी है। केवल इतना ही हो रहा है। जिन लोगों को पर्दे में डालकर लिटा दिया गया था, केवल उनको उठाकर और पर्दा हटा दिया गया है, जो बात अभी भाई सुधांशु जी कह रहे थे। और उसमें किसी को अगर ये लगने लगा है कि दूसरा व्यक्तित्व तो साहब बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, मैं केवल उदाहरण के लिए कहूँ, पिछली एनसीईआरटी की किताबों में एक जो खास व्यक्तित्व पे आपकी बात हो रही है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, 17 बार उनका नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। महात्मा गांधी जी का नाम उनसे कम बार है, उनसे कम बार उनके चित्र आए। क्या ये असंतुलित इतिहास नहीं था? क्या ये विसंगति नहीं थी जिसको ठीक किए जाने की जरूरत है? और कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनका जो योगदान है वो जबरदस्त है, उनको आपने रनिंग क्रेडिट भी नहीं दिया, एक लाइन में भी उनको नहीं बताया। क्या ये असंतुलन नहीं था? क्या ये विकृति नहीं थी? वैसे एक चीज मुझे और याद आई, शायद वोरा जी को याद होगी और स्वामी जी को, हम लोगों के थोड़ा होश संभालने पर पढ़ा था। जब मोरारजी जी की सरकार आई तो उसने ताम्रपत्र जो गढ़वाए गए थे इंदिरा जी की सरकार द्वारा निकलवाए, उस ताम्रपत्र में जानते क्या था? गांधी जी का टाइम कैप्सूल गढ़वाए जाते हैं ताकि अगर कभी सिविलाइजेशन खत्म हो जाए तो हजारों साल बाद कोई दूसरी सिविलाइजेशन आए तो उस टाइम कैप्सूल के अंदर पढ़ सके की याद। उसमें गांधी जी का उल्लेख 1 या 2 बार था, सुभाष चंद्र बोस और का एक वर्ड था, और नेहरू जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे, इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे, और वो इतिहास के रूप में प्रामाणिक करके गढ़वाया गया था। मगर उसके बाद कहा जाता ये किसी को छोटा करना थोड़ी था, ये तो उसकी फाइल हमारे यहाँ भी खोजी जा रही थी। सुधांशु जी, एक तो स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं, महात्मा गांधी को देश से लेकर विदेश तक हर कोई उनके विचारों से प्रभावित है, आज भी प्रभावित है, ये युवा पीढ़ी प्रभावित है। विदेश से लोग यहाँ आते हैं, सबसे पहले राजघाट जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस देश में ये कोशिश नहीं हो रही कि सावरकर ऊपर होंगे और गांधी नीचे होंगे विचारों के मामले में। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। क्या 3 गुनी ज्यादा गांधी की सेल बढ़ी है? क्या बीजेपी का राम राज्य और गांधी का राम राज्य एक है? राम राज्य में किसी का नहीं होता, राम एक है और राम का आदर्श भी एक है। बस दुख इस बात का है कि जो गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना दी थी, कांग्रेस उसको छोड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि उसके खिलाफ भी खड़ी। आप सहमत हैं जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की उनकी परिकल्पना थी उससे? बिल्कुल। राम राज्य की परिकल्पना क्या, राम राज्य की परिकल्पना तो रामायण में लिखी हुई है, वही गांधी जी ने लिया था, वही हम मानते हैं, इसमें कोई नया और पुराने की तो बात ही नहीं। अब जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो स्वामी जी, राम मंदिर बनके तैयारी होने वाला है, इसको लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए हैं। सबसे पहले जो ताला खुलवाया वो राजीव गांधी ने खुलवाया, उसके बाद में कल्याण सिंह के वक्त में कार सेवा हुई, और उसके बाद में फिर हमने वीएचपी के आंदोलन देखे, आडवाणी जी का हमने रथ यात्रा देखी। पर आज जब हम इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नाम तो सिर्फ एक ही सुनाई दे रहा है, बाकी कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये केवल राम मंदिर का जो मंदिर निर्माण हो रहा है केवल राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राष्ट्रीयता को जीने वाला, राष्ट्रीयता को पहचानने वाला, उस पहचान को पूरे विश्व में देने वाला कोई व्यक्तित्व है इस समय। वो भी अभी क्योंकि गांधी जी की बात चल रही थी, मैं वहीं अमेरिका था, मैं परसों देख रहा था वहाँ कि जब ये आए थे वहाँ गंगा जी की आरती की थी, हम लोगों ने ये दुपट्टा पहनाया था। जब वो बाहर निकल रहे थे, मैंने जब उन सब दुपट्टों में देखा उनको सबको, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गांधी जी की और कहीं नहीं लेके गए, लेकिन कहाँ लेके गए? गांधी जी की समाधि पर लेके गए सबको। तो ना तो गांधी को भुलाया गया, ना गांधी को उसमें विस्मृत किया गया। सच तो यह है, जो व्यक्ति उन आदर्शों को दिल से जी रहा है, जीवन में जी रहा है, जान से जी रहा है और जान दे रहा है, और वो इस समय में, मैं इस बार कहता हूँ, पूरे विश्व में देखने के बाद मैं तो भारत के नहीं, केवल चाहे वो रूस के गोर्बाचोव हों, उस समय में जब रूस के दरवाजे खुले थे, मैं उनका मेहमान था, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्रेमलिन में, उस समय से लेकर चाहे क्लिंटन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाकी हो, सबसे मिलना हुआ है, देखना हुआ है, जानना हुआ है, जीना, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मंच हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का हो, चाहे वो
मतलब जितने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, मेरे को सब में जाने का अवसर। मैं आपसे कह सकता हूँ, भारत का ये सौभाग्य है, याद करेगा आइंस्टाइन ने कहा था कि 100 वर्षों के बाद लोग याद करेंगे कि भारत के पास महात्मा गांधी जैसा पुरुष इस हाड़ और चाम में पैदा हुआ था, मिला था। मैं तो कहना चाहता हूँ सदियों तक लोग याद करेंगे कि एक नरेंद्र मोदी इस देश को इस रूप में मिले जिन्होंने पूरे भारत की पहचान नहीं, पूरे विश्व को इसकी पहचान। और जब यह सनातन की बात हो रही थी, मैं अभी 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, याद है आपको, मैं अमेरिका में था, वहाँ हम लोग उसी दिन हमको वहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर तो सनातन के लिए पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, वहाँ उस दिन सनातन धर्म डे के नाम पर एक सर्टिफिकेट लाके वहाँ के मेयर ने, वहाँ के गवर्नर आए, वहाँ के मेयर ने लाके 1 महीने का उन्होंने अक्टूबर माह बनाया है, हिंदू हाँ, मैं आ अक्टूबर रहा माह हूँ, बनाया है। वो बिल्कुल अलग है। मैं आऊंगा, जॉर्जिया स्टेट ने, स्वामी जी आऊंगा अगर वो आपके जिस पास स्टेट में, वो स्टेट का नाम आप सबने सुना होगा, हाँ। वो जानते हैं कौन सी स्टेट है? कैंटकी। यस कैंटकी किस संदर्भ में सुना है? KFC। यस याद है? यहाँ KFC सुना है, मगर कैंटकी ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस कर दिया, यह भी जानकारी। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, लेकिन अब इस प्रोग्राम का एक विशेष राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड। उस तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। मैं वहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको उनमें से एक तस्वीर को चुनना है। एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस राउंड की तरफ बढ़े, थोड़ी जोरदार तालियों के साथ में आप लोग। इसमें बस एक क्लॉज जरूर है कि जो मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, या तो हाँ या ना है, या फिर एक तस्वीर जो दिखाएंगे उसको चुनना है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को पास भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल स्वामी जी आपके लिए, देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मंदिर, विश्वविद्यालय या अस्पताल? तीनों। नकवी जी अगला सवाल आपके लिए, देश का आदर्श कौन है? औरंगजेब या छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी। अगला सवाल ओम जी आपके लिए है, आजादी की लड़ाई में योगदान का क्रम आपको बताना है। महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? क्रम में आप बताइए किसको किस कैटेगरी में आप रखते हुए चल रहे हैं? नंबर 1, कठिन नंबर 2। सवाल आपने मुझसे पूछ दिया। चारों ही की भूमिका अपनी अपनी जगह बहुत लेकिन क्रम महत्वपूर्ण अगर है, देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता रहे, इसलिए एक नंबर वो हो गए। उनको सबसे ऊपर रखना, लेकिन बाकी सबको एक ही श्रेणी में रखना। मैं 1, 2, 3, 4 नहीं करना चाहूंगा, 1 और बाकी सब 2, या सभी को 1 कह दूं तो ज्यादा अच्छा है। पर यहाँ पटेल और नेहरू दोनों को साथ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब जी, पटेल और नेहरू दोनों को बराबर रख रहे हैं हम। रखना ही चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्लेन पे 1 और 1 और 1A पे ही सभी को रख देना ठीक। थोड़ी देर पहले लेकिन ओम जी आप कुछ और बोल रहे थे, आऊंगा मैं उसके ऊपर। लेकिन बिल्कुल अगला सवाल दीपक जी, अगला सवाल आपके लिए, और जरा तालियां बजाते रहिए जोरदार तरीके से। विश्व पटल पर सबसे बड़ा चेहरा कौन? आपको भी क्रम में बताना होगा कि नंबर 1 पे कौन है विश्व पटल पर सबसे बड़ा चेहरा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अगर आप इस तरीके से देखें तो। आपका प्रश्न क्या था, दोबारा पूछें। विश्व पटल पर यानी दुनिया में इन चारों में अगर हम क्रमवार तरीके से चलें तो सबसे पहले चेहरा कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन कौन चेहरा रहेगा? अगर आपको डाउट है, मुझे नहीं है, जो चौथी तस्वीर है उसका नाम सुना होगा आपने, नरेंद्र भाई दामोदर दास। चलिए नंबर 1 नरेंद्र मोदी हो गए। और उसके बाद जिन देशों में मैं गया हूं वहां पर लोग इंदिरा गांधी की बात करते हैं। नंबर 2 इंदिरा गांधी। और फिर कई देशों में अभी तक जवाहरलाल नेहरू को याद रखते हैं। नंबर 3 जवाहरलाल क्षमा नेहरू। चाहता हूं कि हमारे जो चौथे व्यक्ति हैं उसका जवाब मेरे जो सहयोगी हैं वो देंगे। डिप्लोमेसी में हम आलोचना नहीं करते किसी की, बाकियों पे छोड़ देते हैं। सुधांशु जी अब अगला सवाल आपके लिए, बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी या फिर जो आप उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं वो? हिंदुत्व चुनाव का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, भारत की अस्मिता और पहचान है। और दोनों में नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 और चुनावी उम्मीदवार नंबर 2। और जब आप कहते हैं कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तो वो क्या चुनाव से नहीं जुड़ता है? क्यों, उसका चुनाव से क्या मतलब है?
भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम माता सीता लिखे हैं, तो राम को लाएंगे मतलब फंडामेंटल राइट्स को लाएंगे। इसमें कौन सा भाई किसकी बुद्धि ऐसी है जो उसको समझ में आ रहा है कि राम के अलावा कोई और है? और दूसरा ये बताइए, दुनिया में एक देश है जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। कौन है भाई? थाईलैंड। उसका कोई हिंदुत्व की राजनीति से मतलब है। एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी कहती है कि उनकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है। वो कौन है? साउथ कोरिया। उसका कोई हिंदुत्व की राजनीति से मतलब है। सुधांशु जी, फिर आप अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी मंच पर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसका? हमने हिंदुत्व शब्द का कभी इस्तेमाल किया क्या? आप राम मंदिर की बात तो करते हैं ना? हाँ, तो राम तो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे क्या पूछा था कि महात्मा गांधी का राम राज्य और हमारे राम राज्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। राम उनके भी राम राज्य में है और राम हमारे भी राम मंदिर में है। जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, राम राज्य का सूत्रपात कैसे होगा? लेकिन हिंदुत्व आपके चुनावी एजेंडे में नहीं होता, आप इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। हिंदुत्व आपके चुनावी एजेंडे में कभी नहीं रहता। हिंदुत्व राजनीति का ही विषय नहीं है भाई। जैसे आपने कहा कि आप अपनी आत्मा को कैसे चेंज करेंगे, तो आप अपने शरीर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं एक्सरसाइज करके, आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, आत्मा थोड़ी चेंज हो सकती है। दीपक जी, लेकिन अभी जो पूरे देश में बहस चल रही है वो दो बड़ी बहस हैं। एक तो सनातन है और दूसरा एक नई बहस शुरू हुई है इंडिया और भारत को लेकर के। आप पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं, इंडिया एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जुबान पर है, विदेशों में तो खास तौर से। अगर वो भारत होता है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर नाम बदल के भारत रख दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? इंडिया की जगह हम भारत का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, है तो है ही वो। इसमें क्या बुराई है? कई देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है, उनकी इज्जत कम नहीं होती बल्कि इज्जत बढ़ती है कि उन्होंने अपना नाम स्वीकार किया है जो पारंपरिक उनका नाम है। स्वामी जी, भारत की पीढ़ी आज के वक्त में उसके जो अहम मुद्दे हो जा रहे हैं वो सनातन हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है और वो उस बहस में भी उलझ रही है। देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है एक बात कहते हुए, खासकर युवा पीढ़ी सामने है। जब चंद्रयान पर चंद्र पर चंद्रयान उतरा, बहुत लोगों ने बहुत सारी शंकाएं की साइंटिस्ट को लेकर, क्योंकि उनको पूजा करते हुए देखा गया। डिटेल में ना जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया जब उनसे पूछा गया? उन्होंने कहा, फॉर द आउटर स्पेस आई नीड साइंस, फॉर द इनर स्पेस आई नीड स्पिरिचुअलिटी। यही आज पूरी युवा पीढ़ी को देखना है। फॉर द आउटर स्पेस यू नीड साइंस, यू नीड एजुकेशन, यू नीड इंफॉर्मेशन। फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी, यू नीड इंस्पिरेशन, यू नीड इनोवेशन। देखो, पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। यू नीड इंटरनेट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, टू रीच द वर्ल्ड। But at the same time, when you're talking to yourself, connecting to the world is internet, but connecting to yourself is internet. You need both internet and internet. हमें भारत में इस दृष्टि को अगर किसी ने दिया है, उस दृष्टि को दिया है इस भारत ने। भारत का तो अर्थ ही है जो प्रकाश में रत हो, जो प्रकाश को फैलाने वाला हो। ये चंद्रयान की बात हो या सूर्ययान की बात हो, ये चांद चमत्कार से जो सूर्य नमस्कार की जो यात्रा है, ये प्रकाश से महाप्रकाश की यात्रा है। जी, लेकिन जब ये बातें शुरू होती हैं, जब बार बार सनातन शब्द का जिक्र होता है, जब बार बार हिंदुत्व का जिक्र होता है, जब बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र होता है, तो इस देश में रहने वाले बाकी धर्म के लोगों के मन में क्या कुछ असुरक्षा की भावना आती है कि देखिए अब तो हर जगह सिर्फ सनातन की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे देश में से दो हिस्से हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान और एक भारत तो मौजूद था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। और उस वक्त जो लोग जाने थे पाकिस्तान, वो चले गए, पर जो भारत में मुस्लिम रह गए, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपनी मुस्लिम धर्म की ही बात करूँगा, अपने लोगों की बात करूँगा। तो जो लोग यहाँ गए थे उससे कहीं ज़्यादा भारत में रह गए और वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें यहाँ दूध के अंदर शक्कर जिस तरह घुल जाती है इस तरह रहना है आने वाले दिनों के अंदर। सनातन जो है, सनातन से उसी को तकलीफ होगी जो आक्रांता होगा, जालिम होगा। बाकी जो जिसको ये समझ है कि सनातन धर्म जो है वो व्याख्या सत्य की है और यही ज्ञान इस्लाम का भी है, सत्य बताना, एकाकी बताना। तो जब तकलीफ किसे है? ये तो वो लोगों को तकलीफ है जिन्हें
आज जो इस्लाम का जो ये चोला ओढ़कर जो दिखाया जा रहा है, हकीकी इस्लाम तो ये नहीं है। अभी आपने जो सवाल बात कर वहाँ आपने छोटी सी कर दी कि आप जो है वो औरंगज़ेब को कहेंगे या शिवाजी को कहेंगे, तो हमने क्यों शिवाजी का नाम लिया? अब ये औरंगज़ेब बादशाह की जो आज जिनके फॉलोवर हैं, इसको अपने आप को उसको वली और बहुत बड़ा बताते हैं, बाकी वो सबसे ज़्यादा तो कातिल, इसने मुसलमानों को कत्ल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कॉमन सिविल कोड है, क्या इस देश का मुसलमान उसको स्वीकार करेगा? देखिए, कॉमन सिविल कोड जब स्टार्ट हुई तो बात मैंने ये रखी थी कि ये वो खाई है दो लोगों के बीच में जो दूरी पैदा कर रही है। जब हमारा देश एक है, हमारा देश जब एक है तो फिर एक कानून क्यों नहीं? सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं उसका फायदा एक तबके को तो मिलता है लेकिन एक तबके को नहीं मिलता है, क्या ये सच है? सर देखिए, मोदी जी के आने के बाद आज तक पसमानदा मुस्लिमों पर किसने बात की? एक पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ के लिए किसने बात की? सूफी संवाद किसने किया? आज जो विरोध कर रहे हैं इनसे ये भी एक सवाल है हमारा कि सूफी संवाद, सूफियों को क्यों मोदी जी ने फॉलो किया? जब ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं सूफियों को पढ़ता हूँ, इनके साथ डिस्कशन करता हूँ, इनको मानता हूँ, वजह क्या? आज हमको सूफियों को आज आपने जो यहाँ बिठाया इसकी वजह मोदी जी है। 70 साल तक कभी कोई सूफियों को नहीं लाया। आज तक कोई जो है पसमानदा पर किसी ने बात नहीं की। अब पसमानदा मुस्लिमों का जो रोना है आज उसको आज तक किसी ने नहीं कहा, क्यों मोदी? पहली मर्तबा 370 हटने के बाद आपको पता है कि मुहर्रम का जुलूस निकला और सूफियों के बेज में है। ये मुहर्रम को मानना सूफियों के बेज में है। आज 70 साल के बाद, लगभग 70 साल के बाद ये जुलूस निकला। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो तस्वीरें। एक लाइन और बोल दूं, देखिए इन्होंने कहा मुहर्रम का, अभी आपको पता चला होगा कि शियाओं का मुहर्रम का जुलूस अब निकला है कश्मीर में। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, हमने अपने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने थे, शिया सुन्नी दंगे सुने थे, और इनके जमाने में शियाओं का मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था और वो 22-25 साल तक जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी गई। जब बीजेपी की सरकार आई थी, कल्याण सिंह जी की सरकार, तब वो निकलना शुरू हुआ। यानी शिया सुन्नी दोनों भी समान रूप से शांति से रह पाए तब जब हमारा शासन आया। मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं, मैं आपने कश्मीर का जिक्र किया तो इस बार मुहर्रम का जुलूस भी निकला, इस बार जन्माष्टमी का जुलूस भी वहां निकला था और हब्बा कदल से लेकर के लाल चौक तक निकला। और एक बड़ी बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है, वो जगह जहां सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी हब्बा कदल के आसपास के इलाके में, वहां फुटबॉल की टीम्स भी बन रही हैं नौजवानों की। ये भी बहुत अच्छी तस्वीर है। चलिए तो अब हम रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आपको मैं बता दूँ ये है क्या। इसमें आपसे सवाल मैं पूछूंगा, जो सवाल होगा उसका उत्तर आप येस और नो में दे सकते हैं और चाहें तो उसको पास कर सकते हैं बीच में अगर उसको न्यूट्रल दिखा कर। तो चलते हैं, सवाल एक एक करके मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा और जोरदार तालियों से जरा आप इस राउंड का और जवाब देने वालों का स्वागत जरूर करते रहिए बार बार, वो बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, पहला सवाल आप ही से है, काशी मथुरा मंदिर के लिए आंदोलन होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। नकवी जी, अगला सवाल आपके लिए। भारत में अल्पसंख्यक खतरे में, दीपक जी अगला सवाल आपके लिए। भारत की विदेश नीति चीन से बेहतर है, ओम जी अगला सवाल आपके लिए। भारत में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसको आपने पास कर दिया। ऐसा कतई नहीं कह सकते। सुधांशु जी अगला सवाल आपके लिए। सही पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी में अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कोई शक है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को मुझे लगता है आप लोग शुभकामनाएं तो हम लोग सब देंगे ही, क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है। और अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा कि वो वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, तो जो मैंने पंक्ति बोली थी उसका मैं पूरा छंद बोल देता हूँ। और वो जीवन में सिर्फ
विपरीत परिस्थितियों में भारत को जिस ढंग से आगे ले जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा शायद वो शंकर जी के उस व्यक्तित्व से प्रेरणा ले रहे हैं, उस स्वरूप से प्रेरणा ले रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, और आगे पर प्रलयंकर हूं, महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।